तो हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस और प्री के लिए दोनों के टॉपिक है राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस से यूनिट 2 में दिया गया है मेंस में, और प्री का भी ये पार्ट है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और तो अगर हम बात करते हैं राजकोषीय नीति की, राजकोषीय नीति आता है लोक वित्त के अंतर्गत। लोक वित्त क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे। इसके उपकरण की हम बात करें तो 3 इसके उपकरण होते हैं। ध्यान से सुनना गाइस, बस 5 मिनट वीडियो को देखिएगा, फिर आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगेगा। इसके अंदर हम 3 उपकरणों को प्राप्त करेंगे। इसे हम लोग प्राप्तियां बोलते हैं, व्यय बोलते हैं और ऋण बोलते हैं। रिसिप्ट, व्यय और ऋण, प्राप्तियां, ऋण और व्यय, 3 चीजों की हम बात करें। अब राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे या फिर आज हम जो शुरुआत करने वाले करते हैं उसको हम 2 शब्दों से करते हैं। पहला शब्द होता है बजट। इन सबको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहला होता है बजट, दूसरा होता है आर्थिक सर्वेक्षण। क्या बोला? आर्थिक सर्वेक्षण हम 2 शब्दों से करते हैं। बात करते हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण की। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये हमारे पास्ट उन्मुख है, भूतकाल से संबंधित रखता है। ये भूतकाल से कि हमने जो है क्या किया और क्या हुआ, क्या खोया और क्या पाया। तो इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम अगर बात करेंगे तो सिर्फ बजट शब्द की। अब बजट जो होता है भविष्य उन्मुख होता है, मतलब इसकी जो नीतियां होती है वो भविष्य के लिए बनाई जाती है। अब बजट शब्द भविष्य उन्मुख होता है। अब अगर हम अगर हम बजट की हम बात करें तो आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं आप। बजट मतलब आप भविष्य में क्या करेंगे, आगामी वित्त वर्ष में आप अपने जो अपेक्षाएं हैं, उद्देश्य है, टारगेट है, उनको लेकर आप क्या करने वाले हैं। अब आपका जो भविष्य और एक्सपेक्टेशन है अपने टारगेट को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर हो, अपनी समस्याओं को लेकर हो, चाहे वो योजना बनाने को लेकर हो, चाहे वो किसी विकास कार्य से लेकर हो, या फिर हम बात करें शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, अधोसंरचना को लेकर हो, चाहे वो आपकी महिला सशक्तिकरण से लेकर हो, महिला सशक्तिकरण से लेकर हो, चाहे वो आपकी योजना बनाने से हो, आपकी चाहे वो कोई भी आयाम हो। राज्य सरकार का दायित्व बनता है लगभग 109 आयामों की पूर्ति करना। तो भले वो कोई भी दायित्व हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, चाहे वो कोई भी सवाल क्यों ना हो, उसको लेकर ये बनाए जाते हैं। उनकी आपूर्ति को लेकर ये किए जाते हैं कि बजट भविष्य उन्मुख होता है। अब ये हम 1 वर्ष के अंतर्गत करते हैं। भविष्य मतलब अगले 1 वर्ष में, जैसे अभी 2025-26 का अगर हम बजट देखते हैं तो वो 1 वर्ष का होना चाहिए। 22-23 का देख लेते हैं, 2022-23, तो ये 1 वर्ष का होता है वित्तीय वर्ष। अब 1 वर्ष कौन सा वर्ष है? जो सामान्य कैलेंडर होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। क्या कहा हमने? इसको हम बजट जो शब्द है वो 1 वर्ष के लिए भविष्य उन्मुख है। अगर आपको प्रीलिम्स में मिल जाए, ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बजट शब्द से तात्पर्य, तो ये बजट भविष्य उन्मुख है। भविष्य उन्मुख समझ में आता है? एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, टोटली क्लियर हो जाएगा। बजट जो होता है वो भविष्य उन्मुख होता है। अब बात करते हैं, हमारा सामान्य वर्ष होता है वो 1 जनवरी से लेकर किसमें होता है 1 दिसंबर तक होता है। लेकिन सरकार ने कहा ठीक है भैया, तो मानो अपना 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लेकिन जो हम हैं वो मानेंगे हमारा वित्तीय जो वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो एमपीपीएससी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है कि सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार। तो हमने क्या कहा, अभी जो सामान्य कैलेंडर होता है उसका जो 1 वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। सरकार ने कहा मानो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपना बनाएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। अब सरकार ने कह दिया इसको। अब हम वापस बात करते हैं बजट की। किसकी बात करते हैं? बजट की। बजट शब्द की बात करते हैं तो बजट एक ऐसा शब्द है जिसे हम आमतौर पर व्यवहार में यूज भी करते हैं। जैसे कि हमारे इस महीने का बजट कितना है,
मेरा जो है इस महीने का बजट कितना है, पार्टी का बजट कितना है, और मेरे जो मैं इंदौर में आया हूँ तो मेरे एक महीने का बजट कितना बनता है। और अगर आप बाज़ार में भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो दुकानदार आपसे पूछता है बता भाई बजट कितना है। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि बजट मतलब वो पूछना क्या चाह रहा है कि पैसा। बजट मतलब क्या होता है, पैसा। हम समझते हैं कि बजट मतलब क्या होता है, पैसा। अब अगर हम बजट शब्द की मूल अवधारणा की बात अगर हम करते हैं कि बजट शब्द की मूल अवधारणा क्या है, जो बजट शब्द है उसकी मूल अवधारणा क्या है, तो मूल अवधारणा कहती है कि बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बोगो शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, बजट शब्द की उत्पत्ति बोगो से हुई है। जो बोगो शब्द है हमारा बोगो जो शब्द है हमारा वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, और फ्रेंच भाषा मतलब फ्रांस का ये शब्द है। क्या कहा हमने, बजट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई बोगो शब्द से है, बोगो शब्द से हुई है। बोगो शब्द कौन सा शब्द है, फ्रेंच भाषा से शब्द है जो कि फ्रांस की भाषा है। इतना क्लियर आप सभी को। अब अगर हम बात करें बोगो शब्द की, तो बोगो शब्द का लैटिन शब्द है ये, और इस शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, लेदर ब्रीफकेस, लेदर ब्रीफकेस। तो इससे हमारा तात्पर्य मतलब यह निकलता है कि आखिर बजट को तो हम पैसे से रिलेट करते हैं, तो आखिर चमड़े का थैला और बजट को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं, इस शब्द को कैसे जोड़ा गया, पैसे से, चमड़े के थैला और बजट शब्द को। तो इस बात को समझने के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, इस बात को समझने के लिए हम एक सवाल करते हैं, एक छोटा सा सवाल। आखिर हमको जीने के लिए क्या चाहिए, क्या सवाल है, आखिर हमको जीने के लिए क्या चाहिए, आखिर हमको जीने के लिए क्या चाहिए। आप कहेंगे मस्त रोटी दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, और प्लस रहने के लिए एक घर दे दीजिए, पीएम आवास योजना। रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी के लिए कृषि, ठीक है, कपड़ा के लिए उद्योग, उद्योगों में बनते उद्योग, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई है। तो अब सवाल ये है कि ये जो लाइफ है क्या ये रोटी कपड़ा मकान पर ही निर्भर है, तो कहेंगे नहीं। एक अच्छी लाइफ, ये तो हमारी क्या है, आधारभूत संरचना है। रोटी कपड़ा मकान ये हमारी क्या है, आधारभूत संरचनाएं हैं। लेकिन हमें एक अच्छी लाइफ को, एक कुछ जो है अच्छी लाइफ को जीने के लिए बहुत सी कुछ संरचनाएं चाहिए होती है। उस संरचनाओं में हम क्या देख सकते हैं, तो हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए या फिर हमारी जो ज़रूरतें होती है उन ज़रूरतों में हम शामिल करते हैं शिक्षा को, स्वास्थ्य को, महिला सशक्तिकरण को, विभिन्न योजनाओं को, और दूर संचार। तो हम शिक्षा को शामिल कर लेते हैं, स्वास्थ्य को शामिल कर लेते हैं, स्वास्थ्य को शामिल कर लेते हैं, और महिला सशक्तिकरण, शहरी विकास को शामिल कर लेते हैं। ग्रामीण विकास भी हमको करना है, ग्रामीण विकास को शामिल कर लेते हैं। दूर संचार को शामिल कर लेते हैं, दूर संचार को शामिल कर लेते हैं। अधोसंरचना को शामिल कर लेते हैं। सड़क चलने के लिए हमको सड़क को शामिल कर लेते हैं। आदि आदि है, बहुत सारे विषय हैं। अधोसंरचना, प्रौद्योगिकी, और अपने वो क्या बोलते हैं, रोजगार भी अपने को चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज सुरक्षा। तो अब ये सब जो है एक आम जीवन व्यतीत करने के लिए, आम व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए इन सभी आयामों की क्या होती है, नीड होती है, फिर आवश्यकता महसूस होती है। गुणवत्तापूर्ण स्तर के साथ, अच्छे स्तर के साथ, गुणवत्तापूर्ण चाहिए, गुणवत्तापूर्ण स्तर के साथ। अब बात अगर हम जब करते हैं, अब ये सवाल है कि जरूरतें सिर्फ क्या भारतीय जनसांख्यिकी, जो भारतीय लोग हैं या वह भारतीय नागरिक है या फिर भारतीय जनसांख्यिकी है,
क्या सिर्फ उनकी ज़रूरत है? तो नहीं, ये सभी देश के नागरिकों के लिए है। क्या है? सभी देश के नागरिकों के। अब बात आती है इन सभी आयामों की आपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, किसका उत्तरदायित्व है कि ये हमें सब कुछ प्रदान करे, पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट, सरकार की है भैया। सरकार क्या करेगी? इन सभी जरूरतों को क्या करेगी? पूरा करेगी, या फिर इन जरूरतों का क्या करेगी? निर्वहन करेगी। निर्वहन करेगी सरकार। क्या करेगी? इन सभी जरूरतों का निर्वहन करेगी। अब सरकार, भारत में कितनी सरकार है, कितने प्रकार की सरकार इन सभी को निर्भर करती है, इन सभी जिम्मेदारियों का दायित्व होता है। तो भारत में होती है 3 सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूटी, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी। इसको लिख देता हूँ, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो भारत में कुल कितने केंद्र है? केंद्र सरकार कितनी है? सरकार लगा लेना इन सब में, सरकार। इन सभी को हम लिखेंगे, अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो अभी आपको केवल समझना है। ठीक है, राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित सरकार। केंद्र शासित सरकार। हमने क्या कहा कि इन सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए, फिर आयामों की आपूर्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सरकार जिम्मेदार होती है। अब भारत में कितनी सरकार जिम्मेदार होती है इसमें? तो 3 सरकार जिम्मेदार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूटी, यूनियन टेरिटरी। अब केंद्र सरकार कितनी होती है? 1 है। राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, लेकिन 3 को हम इसमें शामिल करते हैं, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो हम 3 को शामिल कर लेते हैं आमतौर पर। एक सरकार होती है स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार जो होती है वो राज्यों के अधीन होती है। स्थानीय सरकार मतलब पंचायत में जो चुनाव करके आते हैं वो स्थानीय सरकार के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो स्थानीय सरकार इसका निर्वहन नहीं करती। स्थानीय सरकार की कोई पहचान नहीं होती है आर्थिक रूप से। वो राजनीतिक रूप से, भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से जो होती है, भले ही अपनी पहचान क्यों न बनाए रखती है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से स्थानीय सरकार की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। अब बात करते हैं हम जो ये केंद्र, 1 मिनट। अब हम बात करते हैं, आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा क्या क्या हमने बात की। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना, आप बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा और आप भूलेंगे नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? आप भूलेंगे नहीं, कनेक्ट होती जाएगी चीजें। हम क्या बात कर रहे हैं कि आप ध्यान में रखना, हम जोड़ रहे हैं पैसे को चमड़े के थैले से, चमड़े के ब्रीफकेस से या फिर थैले से। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। जोड़ के देखेंगे हम किस प्रकार से जुड़ता है। तो हमने बात की थी जिम्मेदारियां 3 सरकार की होती है, केंद्र, राज्य और यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार, अब कुछ ऐसे हमने कहा कुछ जरूरतों को लेकर 100% कौन जिम्मेदार होता है? केंद्र होता है। जैसे कि एसपी की सैलरी कौन देता है? 1 मिनट। कुछ के लिए 100% राज्य जिम्मेदार होता है, इसको अभी ध्यान चढ़ा दो। कुछ के लिए कौन जिम्मेदार होता है? केंद्र जिम्मेदार होता है। कुछ के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राज्य जिम्मेदार, 100%। जैसे कि 100% की अगर बात करें तो एसपी जो होता है उसकी सैलरी कौन देता है? तो उसकी सैलरी जो देती है राज्य सरकार निर्वहन करती है। और अब इसको पेंशन कौन देगा? तो ये केंद्र सरकार देगी। कौन देगी इसको पेंशन? केंद्र सरकार। तो आप समझिए, कुछ ऐसे विषय हैं या फिर ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वहन केवल और केवल राज्य सरकार है, जिसके दायित्व राज्य सरकार पर सौंप दिए गए हैं। जैसे कि एक एसपी की सैलरी कौन देगा? राज्य सरकार देगी। और कुछ ऐसे विषय हैं जिसका 100% निर्वहन केंद्र सरकार को करना पड़ता है, जिसमें एसपी की पेंशन को लेकर है। अब जो पुलिस जो है वो राज्य सरकार का विषय होता है, और पुलिस व्यवस्था के चलाने के लिए इसके खर्च से संबंधित जो भी आपको लेन देन करनी पड़ती है वो आपको राज्य सरकार करेगी। उसकी लेन देन पुलिस की जो भी संचालन है वो राज्य सरकार करेगा, राज्य सरकार के अधीन रहेगा। केंद्र सरकार कहेगी
अपनी पुलिस संभालो, इसका लेन देन करो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बना रहना चाहिए। ठीक है, ये इतना समझे हम। जो पुलिस का संचालन कौन करता है, 100% जो सैलरी देगी पुलिस को, संचालन में जो भी कुछ खर्चा आएगा वो क्या करेगा, राज्य सरकार वहन करेगा। इसी प्रकार से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। अगर बात करते हैं हम सेना के खर्च की, सेना के खर्चे की, कि हम सेना पर कौन खर्च करेगी, तो 100% केंद्र सरकार करेगी। सेना, नौसेना हो गई, इसरो हो गई, DRDO हो गई, और SSB हो गई, CBI हो गई, IB हो गई, इन सभी इत्यादि का जो संचालन की जिम्मेदारी 100% केंद्र सरकार की रहेगी। राज्य सरकार का इसमें अपना कोई भी योगदान नहीं रहेगा। अब बात करें तो कुछ ऐसे विषय को लेकर जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। और एक और जो राज्य सरकार होती है वो बिजली और जो जल, इनका भी 100% जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जल और विद्युत को लेकर भी राज्यों के पास होती है। अब हम कुछ ऐसे भी होते हैं कि दो, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर आराम से क्या करेंगे, 40:60, 20:80, ऐसे भी अपना कुछ हिस्सेदारी ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं केंद्र सरकार के पास के द्वारा 109 विषय ऐसे हैं, 109 जिम्मेदारियां हैं या फिर विषय है जिसकी पूर्ति केंद्र सरकार करती है बजट से। और जिसमें से जो 103 है वो सामान्य है, और जो 6 है वो रक्षा बजट, रक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित। तो ये विषय है सुरक्षा से संबंधित, रक्षा के संबंधित जो भी आवश्यकताएं रहेंगी उसका निर्वहन के लिए राज्य केंद्र सरकार करेगा। तो कितने विषय हैं, MPPSC क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत कितने आयाम होते हैं, तो 109 आयाम या फिर विषय होते हैं जिनकी केंद्र सरकार पर क्या होती है, जिम्मेदारी होती है कि आपको आम जनता को क्या करना पड़ेगा, ये सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेगी, आवश्यकताएं प्रदान करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेंगी। जिसमें 6 विषय हैं। जो 6 विषय है वो रक्षा बजट से संबंधित है, जिसका निर्वहन स्वयं केंद्र सरकार करती है। अब एक थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जो रक्षा बजट है ना गाइस, फैक्ट है एक, जो भारत का जितना कुल रक्षा बजट होता है, भारत का जो कुल बजट होता है वो उतना बजट चीन अपने रक्षा बजट पर खर्च करता है लगभग। तो आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि इन पर आप अलग से वीडियो बनाएंगे अपन कभी बजट को लेकर। तो अब हमने इनको पूरा करने के लिए अब चीज़ क्या चाहिए, हमने कह दिया भाई साहब शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ें हैं। अब इनकी पूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कहेंगे, पूर्ति के लिए हमें व्यय की रिक्वायरमेंट है, खर्च है, क्या चाहिए हमको, खर्च चाहिए, व्यय चाहिए। क्योंकि खर्च जो है, तो खर्च से पहले क्या होगा, खर्च से पहले अपनी होनी चाहिए एक आय। खर्च से पहले क्या होनी चाहिए, आय, इनकम। अरे आप ऐसे समझो ना, हमको खर्च करना है तो उससे पहले हमारे पास पैसे होने, क्या खर्च करोगे, पैसे खर्च करोगे ना, उससे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। तो पहले पैसा आएगा फिर जाएगा, पहले पैसा इनकम। तो हम एक तो हमें इनकम के आंकड़ों, इनकम से संबंधित आंकड़े, इनकम से संबंधित एक होगा व्यय से संबंधित, कितना हम खर्च करेंगे, व्यय, इन शब्दों को हम देखेंगे आगे। व्यय से संबंधित आंकड़े, इन दोनों आंकड़ों को समझना पड़ेगा। अब इन दोनों से पैसा, इनकम से संबंधित आंकड़े मतलब कहाँ से पैसा आएगा, पैसा आया, और कहाँ पर पैसा जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पर क्या करेंगे, पैसा जाएगा। तो हमारे पास इनकम के भी आंकड़े होंगे, जो इनकम हुई है हमारी उसके भी आंकड़े होंगे,
और वे के भी आंकड़े होंगे। अब इन दोनों के आंकड़े को हम रखेंगे एक किस में रखेंगे, दस्तावेज में रखेंगे, दस्तावेज कागज के। अब इन कागज के दस्तावेजों को रखा जाता है चमड़े के थैले में। कहाँ रखा जाता है? इन दस्तावेजों को रखा जाता है चमड़े के थैले में। इस तरह से चमड़े का थैला किससे जुड़ा है? धन से जुड़ा है। जब भी एक वित्त मंत्री संसद से बजट पेश करके बाहर आएगा और वो मीडिया के सामने, जब भी कोई सांसद बजट पेश करके संसद से बाहर आता है और मीडिया के सामने अपनी स्पीच देता है, तो उससे पहले वो अपने हाथ में क्या दिखाएगा? एक थैला दिखाएगा, जो कि चमड़े का थैला होता है। दोनों हाथ से भी दिखा सकता है वो। उसके बाद वो क्या देगा? स्पीच देगा। उसके बाद वो क्या देगा? स्पीच देगा। और अभी अगर हम देखते हैं कि अभी अगर आप गूगल पे करिए पी चिदम्बरम वित्त बजट विद पी चिदम्बरम, बजट विद मनमोहन सिंह, गूगल पे सर्च करिएगा आप, बजट विद पी चिदम्बरम, बजट विद मोरारजी देसाई, तो मनमोहन सिंह जी। तो आपको जो जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर एक बैग पकड़ते हुए आपको मनमोहन सिंह जी या फिर पी चिदम्बरम जी आपको दिख जाएंगे बैग पकड़े हुए। उस बैग पर लिखा होगा बजट। क्या कहा हमने? बैग पर लिखा होगा बजट। और जैसे ही हम उस पर बजट देखेंगे तो लोग समझ जाएंगे इसके अंदर क्या है, इसका मतलब जान जाएंगे कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है कि पूरे साल का, एक साल का, पूरे साल का पैसा कहाँ कहाँ से आया है और कहाँ कहाँ पर जाएगा। क्या कहा हमने? जैसे वो बजट देखेंगे इसमें, तो इसके अंदर हम लोग समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर वो जानकारी है जिससे पूरे साल में कहाँ कहाँ से पैसा आया है और पूरे साल में कहाँ कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ कहाँ से पैसा आया है और कहाँ कहाँ, इन सब का हिसाब कहाँ मिलेगा? तो इस बजट लिखे हुए चमड़े के थैले, ये चमड़े का थैला होता है। तो आप समझो बजट शब्द जो है भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसे वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से है अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट के रूप में 112 जो है वो केंद्रीय बजट को संदर्भित करता है, और अनुच्छेद 202 वो राज्य से संबंधित बजट को संबंधित करता है। लेखा जोखा रखा जाता है इसमें, एक प्रकार से क्या रखा जाता है? लेखा जोखा। समझ रहे हो? इसमें चमड़े के थैले में, हालांकि अभी चेंज होगा उसको भी। आपको एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको आंसर देना है नहीं किया गया है। बजट शब्द के स्थान पर हमारे भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अनुच्छेद 100, इसको हालांकि हम डिटेल से आगे देखेंगे। आगे हम देखने वाले हैं कि आखिर जब हम जो हमारे वित्त मंत्री होती है, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, तो जो वित्त मंत्री है ना, हम एक प्रोसेस देखते हैं कि वो जो होता है खिचड़ी, आपको जवाब देना है। आखिर बजट पेश करने से पहले खिचड़ी खाकर जाते हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? क्यों खाकर जाते हैं? इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगली जो क्लास रहेगी इससे आगे की रहेगी। हालांकि हमने अभी कुछ प्रोसेस नहीं पढ़ा है कि बजट में जो गाड़ी आती है, सिक्योरिटी रखी जाती है, सबके फ़ोन रख दिए जाते हैं, एक कमरे में छोड़ दिया जाता है जब तक बजट बनता है, और जो एक अधिकारी होते हैं उनका हम सभी का जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।
धन्यवाद।